नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं और ये खबर आपने किसी भारतीय मीडिया में नहीं देखी। ऐसी बात नहीं है कि मीडिया को इस खबर की जानकारी नहीं है, सारी जानकारी है। लेकिन भारतीय मीडिया इस खबर पर मौन क्यों है, चुप्पी क्यों साधे हुए है, कुछ बोलना क्यों नहीं चाहती, कुछ कहना क्यों नहीं चाहती? आज मैं विस्तार से बताऊंगा कि पिछले 4 वर्षों में जो मीडिया ने पाप किया और उस पाप के भागीदार हमारी लगभग लगभग सारी संस्थानें बन गई। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच्चाई यही है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में अब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों, जुडिशरी, हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, सारे सेक्टर्स वही बात बोलती रही जो बात विदेशियों ने या उनके हमारे जो एक तंत्र है, उस तंत्र ने पूरी दुनिया को जो कब्जे में लिया था, वही बात बोलती रही। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे खुशी है कि क्यूबाइब नेटवर्क तब भी नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर के खड़ा रहा और अपने देशवासियों को सच से रूबराने की भरसक कोशिश की। आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। हमारे वो दर्शक, जो पुराने दर्शक थे, जिन्होंने पहले देखा था, एसएसआर वॉरियर हों या सहारा के निवेशक हों या पेंशनर हों, ऐसे जो हमारे काफी दर्शक जो बाद में जुड़े, उनको शायद इस बात का इल्म न हो कि क्यूबाइब नेटवर्क ने देश में एक ऐसी मुहिम चलाई थी जिस पर सबने कुठाराघात किया, सबने उस नेटवर्क को बंद करने की कोशिश की। लेकिन आपका ये प्यारा नेटवर्क न्याय, सत्य और विज्ञान के साथ खड़ा रहा और उस लड़ाई को हम अंततः जीते। इसीलिए मैं एसएसआर वॉरियर से भी और सहारा के निवेशकों से कहता हूं कि आपकी जीत निश्चित होगी। बस थोड़ा सा धैर्य बना के चलिए। 4 साल 5 साल का वक्त लग गया इस एक घड़ी के लिए जो आज मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। इस खबर को जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिका कबूल कर रहा है कि पिछले 80 वर्षों में अमेरिका ने वो काम किया जो अमेरिका को नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा अपराध किया मानवता के साथ। उस अपराध को न सिर्फ अमेरिका की हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, अमेरिकी प्रेसिडेंट और अमेरिकी गवर्नेंस ने कबूल किया है, स्वीकार किया है, बल्कि उस घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुर्भाग्यपूर्ण कहते हुए सस्पेंड किया है और पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे महामारी की जिसको लेकर के हमारे देश में भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग उसी नैरेटिव में फंसे हुए हैं, जो नैरेटिव कंट्रोल्ड नैरेटिव है, जो मीडिया ने फैलाई, सरकार को फैलाने पर मजबूर किया गया। अपोजिशन उस एजेंडे को समझ नहीं पाई और अदालत ने एक्सपर्ट के ऊपर भरोसा किया। एक्सपर्ट ही खुद बिक जाए तो अदालत क्या कर सकती है? जिनकी ये सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि वो खुद को बचाए रखे, आपको सही जानकारी दे, उन्होंने नहीं दिया। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो 2 दिन पहले का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। वो पूरा अंग्रेजी में है, मैं
पूरा मजमून आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए और देश के आम नागरिकों के लिए यह बेहद जरूरी है। आपको याद होगा जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन इलेक्ट होकर के 2020 में आए थे, तो उनके ऊपर दबाव पड़ा था कि महामारी की शुरुआत हुई कहां से है। क्या ये प्राकृतिक महामारी थी या एक कृत्रिम महामारी थी? और अगर ये कृत्रिम महामारी थी तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, किनसे हुई, गलती से हुई या जानबूझकर हुई, कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। बाइडेन सरकार ने इंक्वायरी की घोषणा की, अमेरिकी इंटेलिजेंस को सौंपा गया, उसमें अमेरिकी मिलिट्री, अमेरिकी इंटेलिजेंस सबने जांच की, 90 दिन में रिपोर्ट आया और रिपोर्ट इनकंक्लूसिव था। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई, आज तक किसने हत्या की, अभी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जारी किया है। पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या की, लेकिन आज तक यह पता नहीं चला कि हत्या किसने की। वो अमेरिका जो एबटाबाद में ढूंढ करके ओसामा बिन लादेन को घर में घुस करके तबाह कर देता है। अल जवाहिरी को बालकनी में बैठे वो चाय पी रहे होते हैं और सुबह सुबह अल जवाहिरी को नेस्तनाबूद कर देता है उनका बम का गोला। लेकिन अपने ही देश के राष्ट्रपति की हत्या किसने की ये पता नहीं कर पाती है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ये पता नहीं कर पाते हैं अपनी सारी शक्ति लगाने के बाद कि ये महामारी हुई कैसे, आई कैसे, कहां से आई, कौन थे ये, अगर ये कृत्रिम था तो कौन थे वो लोग, पता नहीं कर पाया अमेरिकी इंटेलिजेंस। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने वही बात की जो डब्ल्यूएचओ ने की। डब्ल्यूएचओ के ऊपर भी दबाव पड़ा कि आप ये महामारी की शुरुआत हुई कैसे, इसकी जांच तो होनी चाहिए, और ये डब्ल्यूएचओ की प्राथमिक जिम्मेदारी थी। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने अपनी इंक्वायरी की और कुछ ही दिन में, 1 महीने के अंदर उन्होंने इंक्वायरी कर दी और कहा कि रिपोर्ट इनकंक्लूसिव है, इसमें हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि महामारी की शुरुआत हुई कैसे, और इसलिए हम इसे इनकंक्लूसिव मान रहे हैं। मतलब ये कि प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है। संदेह छोड़ दिया लोगों के ऊपर। अब संदेह में आप पड़े रहिए। क्यूबाई नेटवर्क शुरू से कह रहा था कि ये महामारी कृत्रिम है, कृत्रिम तरीके से लाई गई है, और सबसे पहले क्यूबाई नेटवर्क लगातार 2 वर्ष तक, 2020 के पूर्वार्ध मतलब 21 की शुरुआत से लेकर के लगातार 2022 तक हमने ये कैंपेन चलाई। लॉन्गेस्ट कैंपेन था, लगातार हम ये चलाते रहे। उस दौरान हमारे नेटवर्क को कई बार बैन किया गया, रोका गया, हटाया गया। लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि आई एम नॉट चेंजिंग माई माइंड। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन आई वॉज ऑफ दिस व्यू, जो वो आज रॉबर्ट एफ कैनेडी और जे भट्टाचार्य उनके साथ मिलकर के कह रहे हैं। पहले मैं वो आपको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिखाना चाहता हूं। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अमेरिका ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की फंडिंग को बंद कर दिया है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या है? गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में रॉबर्ट एफ कैनेडी और जय भट्टाचार्य बड़े विस्तार से बताते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर अंग्रेजी का उनका वो पूरा वीडियो भी आपको सुनाऊंगा। आरएफके कहते हैं कि पिछले 80 वर्षों से अमेरिका में बायो वेपन की तैयारी की जा रही है, और ये कि न्यूक्लियर वेपन के जगह पे एक ऐसा हथियार तैयार किया जाए, एक ऐसा वेपन तैयार किया जाए जो लोगों को पता भी न चले और मानव जाति को उससे नुकसान हो जाए। ये ऑन रिकॉर्ड आरएफके कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा नेटवर्क नहीं कह रहा है, ये स्वयं आरएफके कह रहे हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी कह रहे हैं, जो जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं और आरएफके सीनियर के बेटे हैं। ये इनको आरएफके जूनियर कहा जाता है, बॉबी कैनेडी के नाम से ये मशहूर है। ये डेमोक्रेट थे, लेकिन आखिरी समय में इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया। ये प्रेसिडेंसी का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन जब इनको लगा कि हम
चुनाव नहीं जीत पाएंगे फार्मा लॉबी की वजह से, तो इन्होंने ट्रंप को समर्थन देना उचित समझा और समर्थन में आ गए। आरएफके ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 1969 में अमेरिकी इंटेलिजेंस सीआईए ने डिक्लेयर किया कि हमारे पास ऐसा यंत्र, ऐसा तंत्र हाथ लग गया है जो न्यूक्लियर बम की तरह काम कर सकता है। इसमें विस्फोट भी नहीं होगा और पूरी अमेरिकी आबादी को खत्म किया जा सकता है। 1969 का अकाउंट दे रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी। सोचने की बात है, 1969 का। आज से 55-56 वर्ष पहले अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी जिससे वो अमेरिका की पूरी आबादी को खत्म कर सकती थी बिना न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किए हुए, बिना गोला बारूद का इस्तेमाल किए हुए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में को उस टेक्नोलॉजी के जरिए खत्म किया जा सकता है। वो टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसका इन्वेंशन 1969 में स्वयं अमेरिका कर लिया है और इसके बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट मीडिया के सामने आरएफके ये घोषणा कर रहे हैं। ये उसी का एक्सटेंशन था। 2000 ईस्वी में ये और आगे बढ़ा और 2014 में ओबामा जब प्रेसिडेंट बनकर के आए, उन्होंने जब तहकीकात की तो 11 से 12 ऐसे लेबोरेटरी अमेरिका में चल रहे थे जो इस तरह की रिसर्च पे काम कर रहे थे। मैंने पहले भी आपको बताया है, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का मतलब यह है कि कोई भी वायरस कितना इफेक्टिव हो सकता है, कितना घातक हो सकता है, कितना आपको बीमार कर सकता है, इसका रिसर्च है गेन ऑफ फंक्शन। मतलब आप जो कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं, कोई भी जो रिसर्च कर रहे हैं, उसका गेन क्या है, उसका यील्ड क्या है। और यील्ड इन टर्म्स ऑफ जिस भाव से आप वो शोध कर रहे हैं, उस भाव को कितना % वो प्रूव करता है। ये है गेन ऑफ फंक्शन का रिसर्च। और गेन ऑफ फंक्शन का रिसर्च अलग अलग लैब में यही चल रहा था कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी मैं इसलिए कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी मतलब कोई हथियार नहीं, कोई वेपन नहीं, टेक्नोलॉजी वहां पर हेल्थ टेक्नोलॉजी, वो भी एक तकनीक है जिस तकनीक के जरिए आप किसी वायरस का निर्माण करते हैं और फिर वो वायरस इतना इफेक्टिव होता है कि वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, पहले वो एपिडेमिक जिसको आप कहते हैं कि एक क्षेत्र में अगर वो विस्तार होता है उस इन्फेक्शन का, तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। और जब वो हर जगह विस्तारित हो जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, तो उसे आप पेंडेमिक कहते हैं। पहले इन्फेक्शन के फैलने को ही एपिडेमिक या पेंडेमिक कहा जाता था। और उस पेंडेमिक की एक विधिवत परिभाषा है जिसको WHO ने लिखा हुआ था पहले, कि पेंडेमिक तभी कहलाएगा जब किसी इन्फेक्शन से इतने लोगों की मौत हो, इतने लोगों की आबादी पर। मतलब 1 लाख की आबादी पर अगर 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोगों की मौत हो रही है उसी खास इन्फेक्शन से, तो फिर आप उसको पेंडेमिक कहेंगे। WHO ने बड़ी चतुराई से इस बार कुछ दिन पहले ही, 5-6 वर्ष पहले ही, पेंडेमिक की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा कि पेंडेमिक का मतलब खाली मौत हो जाने तक हम इंतजार नहीं करेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा हम पेंडेमिक डिक्लेयर कर देंगे। इसके पीछे चाल क्या था? इसके पीछे चाल थी कि अगर आप पेंडेमिक किसी को डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर पेंडेमिक को बचाने के लिए या पेंडेमिक से उबरने के लिए आपको साधन की तलाश होगी और फिर साधन हम मुहैया कराएंगे, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग। तो ये फार्मा कंपनी का ये दबाव था WHO के ऊपर कि आप पेंडेमिक की परिभाषा बदल दीजिए। हम मरने तक का इंतजार नहीं कर सकते। हम अगर मरने तक का इंतजार करेंगे, लोगों की मौत ही नहीं हुई, तो फिर वो पेंडेमिक ही नहीं हुआ, तो फिर हम डर पैदा नहीं कर पाएंगे। और अगर हम डर नहीं पैदा कर पाएंगे तो फिर हम अपना माल कैसे बेच पाएंगे? तो उन्होंने पेंडेमिक की परिभाषा बदल दी, डर पैदा किया गया। और ये डर का बाजार आज से नहीं है, ये डर का बाजार 50 वर्ष से चलता आ रहा है।
इसी की तरफ रॉबर्ट एफ कैनेडी ने इशारा किया और कहा कि ये जो आखिरी पेंडेमिक था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आरएफके ने एक किताब लिखी है जिसमें एंथनी फॉची, बिल गेट्स और बड़े फार्मा प्रेमिसेस का क्या भूमिका रही है, इसको लेकर के बड़ा खुलासा किया है। अब आरएफके इन फ्रंट ऑफ अमेरिकी प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुनिए। इनकी आवाज अंग्रेजी में है, मैं ट्रांसलेट भी कर दूंगा, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक जो अंग्रेजी को ठीक तरीके से जानते हैं, समझते हैं, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आरएफके की आवाज भी थोड़ी सी उसमें हिश रहती है, ये उनका एक फिजिकल प्रॉब्लम है बहुत जो लंबे समय से चलता आ रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आरएफके से मैंने खुद, आपके क्यूवाइब नेटवर्क ने, मैंने खुद संपर्क करने की कोशिश की थी 2021-22 में, और हमें संपर्क हुआ भी था। हमारे मेल को उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, हमारी उनसे बातचीत भी हुई कि वो हमारे शो पे आ भी सकते हैं, ऐसी भी बात हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद वो इलेक्शन में डूब गए, वहां लगातार एक्सपोजे कर रहे थे, वो जो किताब लिख रहे थे वो किताब को लेकर के पूरी दुनिया में कैंपेन कर रहे थे, जगह पे जगह जा रहे थे, इसलिए हमारी फिर दोबारा बात नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने हमें बहुत शुभकामना दी, उन्होंने कहा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में, छोटी ही आवाज है, सुनी नहीं जा रही है, लेकिन आप सत्य के साथ खड़े हैं। ये वही आरएफके हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो आज अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी हैं और फार्मा प्रेमिसेस के खिलाफ 360 इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। उन माफियाओं के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। आरएफके ने क्या फैसला लिया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या फैसला लिया और ये क्यों जरूरी था, मैं आपको वीडियो अभी सुनाता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। Go any further, I'd like to just, as you see behind me, Robert F. Kennedy Jr. is doing a fantastic job. Director Jay Bhattacharya, National Institute of Health, and a very special person. I interviewed him personally. जय भट्टाचार्य हैं ये, जिनको एंथनी फॉची ने कभी फ्रिंज एलिमेंट कहा था, फ्रिंज साइंटिस्ट कहा था, जो एनआईएच के डायरेक्टर थे। तो अब देखिए, इसी को कहते हैं नियति, जिसको पूरी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद एंथनी फॉची और फार्मा माफिया, जिनको पूरी तरह से कह रहे थे कि ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, ये प्रिंसटन, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये लोग सारे लोग पढ़ के आने वाले डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, जिनको फ्रिंज साइंटिस्ट कहा गया, जिनको कहा गया कि मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हो, झूठी अफवाह फैला रहे हो। इन्होंने ही कोविड प्रोटोकॉल के ऊपर सवाल खड़ा किया था। इन्होंने ही कहा था कि जब इन्फेक्शन एयरबॉर्न हो जाता है, कम्युनिटी में फैल जाता है, तो उसे फिर आप लॉकडाउन करके रोकना उनको मुश्किल है, वो ठीक नहीं है। लॉकडाउन का इंपैक्ट बहुत बुरा होगा। और इस पर इन्होंने पूरी दुनिया भर से डॉक्टरों, साइंटिस्टों का ओपिनियन लिया था और एक बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया था। ये हैं डॉक्टर जय भट्टाचार्य, जिनके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे डॉक्टरों, साइंटिस्टों का इंटरव्यू खुद किया और मुझे सबसे बेहतरीन लगे डॉक्टर जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य कुछ दिन पहले तक विवेक रामास्वामी के सलाहकार भी थे। उनको, जब वो खड़े हो रहे थे रिपब्लिकन की तरफ से, उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। बाद में विवेक रामास्वामी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया और ट्रंप को समर्थन कर दिया। तो ये है डॉक्टर जय भट्टाचार्य, जो उन दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको इन्होंने फ्रिंज एलिमेंट कहा। उनके बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने खुद इनका इंटरव्यू लिया, ये सबसे बेस्ट कैंडिडेट मुझे मिले हैं। आगे सुनिए। Immediately, I interviewed a lot of people, but I liked him. Dr. Martin McCary, likewise, FDA commissioner, who's really in there plugging hard, right? But we have some big things coming up, and Will, everybody knows. So I just wanted to thank all of you. Vince Haley's around here someplace. Where's Vince? Vince is great. Come on up here, Vince. You should be up here. He's been with me for a long time. He's an expert on policy and speech writing, too, along with Ross, right? Yes, sir. So great. It's great to have you all. Bobby, do you have anything to say? We signed some very important documents having to do with health. Do you have anything to say? Mr. President, gain of function, this is an historic day, the end of gain of function research funding by the federal government and also controls by private corporations on gain of function studies
यहाँ This audio was a बढ़ा kind देना of था। study that was engaged in by the United States military and intelligence agencies beginning in 1947. By 1969, the CIA said that they had reached nuclear equivalency, that they could kill the entire U.S. population for 29 cents a person. That year, President Nixon went to Fort Detrick and announced a unilateral end to this kind of research, what they called dual-use research, research that was for vaccination and also for military purposes. He then persuaded over 180 countries to sign the Bioweapons Charter in 1973. That basically ended gain-of-function research around the globe until 2002. Or 2001, after the anthrax attacks, we passed the Patriot Act, and the Patriot Act had a provision, a little-known provision in it, that said that although the Bioweapons Charter is still in effect, and the Geneva Convention is still in effect, U.S. federal officials who violate it cannot be prosecuted. And that relaunched a bioweapons arms race, and that was driven by gain-of-function research. In 2014, 3 of those bugs escaped from U.S. labs, and President Obama declared a moratorium on future use, and instead a lot of that research was moved offshore to the Wuhan lab. And it launched bioweapons arms race all around the country, all around the world, so that China's engaged in it, developing all kinds of weapons using AI and CRISPR technologies that are really devastating. Russia is deeply engaged in it, Iran and many other countries. It's a kind of weapon that always has blowback. There's always bad news. And the justification for this kind of weaponry was, and these kind of research, was always that we have to do this to develop vaccines to counter a future pandemic. In all of the history of gain-of-function research, we can't point to a single good thing that's come from it. And today I commend President Trump for his courage and his vision in ending U.S. bioweapons research. And Jay, I'd love you to talk a little bit about it. Yeah, Jay, please. Sure. This is a historic day. The conduct of this dangerous gain-of-function research, which aims at taking pathogens and making them more virulent, more transmissible in humans, many scientists believe is responsible for the COVID pandemic. The conduct of this research does not protect us against pandemics, as some people might say. It doesn't protect us against other nations. What it does is there's always a danger that in doing this research, it might leak out just by accident even, and cause a pandemic. Any nation that engages in this research endangers their own population as well as the world, as we saw during the COVID pandemic. This proclamation makes it so that most science is actually poses no threat to human populations. The vast majority of science will go on under this as normal. But the fraction of this research that has the risk of causing a pandemic, harming every single person on the face of the earth, we're going to put it, this proclamation, this executive order puts in place a framework to make sure that the public has a say, that if such a risk is being taken, that only scientists alone won't be able to decide that. That in fact the public can say, no, don't take this risk. And I'm really, really proud to be here with President Trump, who's signed this order, ending this research, and for the first time putting in place a real regulatory framework to make it go away forever. So it can leak out like from Wuhan, and a lot of people think that. I think I said that right from day one. It leaked out whether it was to the girlfriend or somebody else, but scientists walked outside to have lunch with a girlfriend or was together with a lot of people, but that's how it leaked out, in my opinion, and I've never changed that opinion. So it can leak out innocently, stupidly, incompetently, but innocently, and half destroy the world, right? That's right. That's right, Mr. President. It's Mr. President, there are, I think, 3 leaks on BSL-3 and BSL-4 labs, our highest rated laboratories, almost every week. There's no laboratory that does this right. There's no laboratory that's immune from leaks, and this is going to prevent those kind of inadvertent leaks from happening in the future and endangering humanity.
The COVID outbreak cost 20 million lives and cost the world at least $25 trillion. And this executive order is a precaution against us being involved in that kind of research in the future. That's great. Very honored to do this. Marty, what do you have to say? It's unbelievable to think the entire nightmare of COVID was likely preventable. And you had good instincts early on, Mr. President, in suggesting it came from the Wuhan lab. That is now the leading theory among scientists. It was 5 miles from the hospital where it first broke out. So it's crazy to think that this entire nightmare was probably the result of some scientists messing with Mother Nature in a laboratory with technology exported from the United States, that is, inserting a furin cleavage site. So I hope this does some good in the world, Mr. President. Thank you for doing it. Anybody have थैंक यू. any questions? वापस आइए. ये फर्स्ट हैंड अकाउंट आरएफके के द्वारा, जय भट्टाचार्य के द्वारा और मैकेनरी के द्वारा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैंने कभी अपना स्टांस चेंज नहीं किया, मुझे ये मालूम था कि वुहान लैब से कुछ लीक हुआ है जिसे कवर अप करने की कोशिश हो रही है. आरएफके ने कहा कि 25 मिलियन लाइफ हमने खोए हैं पूरी दुनिया में और 25 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. ये आरएफके का कहना है कि 25 मिलियन लोगों को हमने पिछली महामारी में गंवाया है और 25 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. आप कल्पना कीजिए पूरी दुनिया में किस तरह की तबाही की गई. इसलिए मैं आपको यह कह रहा हूं, लेकिन यह खबर आपने भारतीय मीडिया में नहीं देखी, कोई चर्चा नहीं कर रहा. मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्या कारण है जो नहीं चर्चा कर रहे हैं. उनमें उनको क्यों लग रहा है कि कोई फंस जाएंगे. लग रहा है क्योंकि इन सब ने उसके दौरान जो समझौता किया था एक खास गैंग के साथ, उस गैंग को आरएफके ने, जय भट्टाचार्य ने, साइंटिस्ट मैकेनरी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, सबने एक्सपोज किया है. दूसरे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने मदर नेचर के साथ बलात्कार किया है, डेंजरस पैथोजेंस का रिसर्च करके ये तैयार किया जो एक प्रकार का बायो वेपन था. मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, पूरी आबादी खत्म हो सकती है. और ट्रंप कह रहे हैं कि ये स्टूपिडिटी थी, इनकॉम्पिटेंस था, नेग्लिजेंस था, क्या था पता नहीं, लेकिन ये वुहान लैब से लीक हुआ. मेरे दिमाग में पहले से ये बात थी. अब सवाल है कि वुहान लैब के उस रिसर्च को अमेरिकी सरकार फंड कर रही थी थ्रू इको हेल्थ अलायंस, थ्रू एनआईएच, और उसी एनआईएच के डायरेक्टर थे एंथनी फॉची, और वही एंथनी फॉची डब्ल्यूएचओ को सारे प्रोटोकॉल बताता था. एंथनी फॉची के बारे में पूरी किताब उन्होंने लिख दी थी और वही पूरा सारा कॉल ले रहा था. अब कमाल की बात यह है कि पूरी दुनिया में यह मांग उठ रही थी कि महामारी की शुरुआत कहां से हुई, भारत ने यह मांग क्यों नहीं की. भारत अपने को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहता है, भारत को क्या क्या भुगतना पड़ा, कितने हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हुआ. भारत ने यह मांग क्यों नहीं की, क्यों नहीं करने दिया गया. कौन था जो ये मांग नहीं करने दे रहा था. भारत सरकार से भी ये बात पूछनी चाहिए और अपोजिशन से भी ये बात पूछा जाना चाहिए. भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश था जहां अपोजिशन भी वही भाषा बोल रही थी जो सरकार बोल रही थी. युद्ध में तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक महामारी के बारे में कुछ भी जानना हो, वैज्ञानिक तथ्य जानना हो, या आपने क्यों नहीं पूछा. लेकिन सरकार से 2 कदम आगे जाकर के अपोजिशन उन माफियाओं के हाथों बिके हुए थे, इनकॉम्पिटेंट थे, अयोग्य थे और बिके हुए थे. और वो सारे फार्मा लॉबी के इशारे पर ये काम कर रहे थे. आज अमेरिकी सरकार ने कबूल कर लिया और वो फंडिंग बंद कर दी. अमेरिकी सरकार ने कबूल कर लिया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वो वायरस लीक हुआ है या लीक कराया गया है. बहुत सारे लोग यही कहते हैं
कि जिन्होंने वायरस लीक कराया है उन्होंने ही वैक्सीन बनाया है। अब ये कहानी पूरा इंटरलिंक्ड है। उसी के तरफ ये जो लोग हैं, आरएफके हैं या जय भट्टाचार्य हैं, वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए थी। और इतना बड़ा डेंजरस गेन ऑफ फंक्शन का जो रिसर्च था, इसको उन्होंने उस फंडिंग को रोका और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। आज जिनके खिलाफ अमेरिका में सबसे अधिक जांच चल रही है, हो रही है, जिसके सारे आय के स्रोत रोके जा रहे हैं, भारत में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप है। क्यों चुप है? जिस आधार पूनावाला को लाखों रुपए की कमाई हुई है इस महामारी में, जिस भारत बायोटेक को लाखों रुपए की कमाई हुई है इस महामारी में, उसने पूरी मीडिया को पैसे से मुंह बंद कर दिया। सरकार को, अपोजिशन को, सारे इंस्टीट्यूशन को खरीद लिया, मुंह पर ताला लगा दिया। लाखों करोड़ का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट एक दिन का नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जो एक्सटर्नल चीजें आपके बॉडी में गई है उसका क्या रेमिफिकेशन होगा ये कहना मुश्किल है। एडवर्स इम्यूनाइजेशन की एक प्रक्रिया है, उसको ट्रैक करने की एक प्रक्रिया है। भारत सरकार उसको ट्रैक नहीं कर रही है। अपोजिशन उस ट्रैक करने के लिए कोई डिमांड नहीं कर रही है। भारत का साइंटिस्ट, भारत का डॉक्टर पूरी तरह से इसमें एक प्रकार से बहुत बड़ा तबका जो कैरियरिस्ट साइंटिस्ट था, जो कैरियरिस्ट डॉक्टर्स थे, वो बिक गए, पैसे बनाए। एक एक हॉस्पिटल, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स, सैकड़ों करोड़ में कमाई कर लिया। आज उनकी चांदी हो रही है। उसके बाद 2021 में सेकंड वेव जो था, वो कहा जा रहा है कि वो किसी और का वेव था। वो उसका वेव नहीं था जिस वेव के बारे में चर्चा हो रही है। आप इशारों में समझ लीजिए वो वेव किस चीज का था। 2022 में भी वेव था और अब उसका कॉन्टिन्यूअस इंपैक्ट आपके शरीर पर पड़ना ही पड़ना है। हंसते, खेलते, नाचते, गाते, जिम करते लोग छोड़ के जा रहे हैं आपको। कितने मिलियन लोग जाएंगे कहना मुश्किल है। किसको बचाएंगे, किसको नहीं बचा पाएंगे कहना मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ का अपोजिशन मौन है, हमारे यहाँ की सरकार मौन है, हमारे यहाँ जुडिशरी जो उसने काफी हौसला दिया था, जो आपको जबरदस्ती इम्यूनाइजेशन की तरफ नहीं ढकेला। लेकिन इस खबर को भी आज अमेरिकी सरकार कबूल कर रही है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में क्या क्या हुआ। अमेरिकी सरकार ने एक डेंजरस रिसर्च को फंड किया, एक बायो वेपन को फंड किया, बनाने की प्रक्रिया को फंड किया। अमेरिका कबूल कर रहा है, सरेआम कह रहा है, मीडिया के सामने कबूल कर रहा है। भारत में यह चर्चा नहीं है। डर है। जिन्होंने पाप किया उनको डर है इस पूरी महामारी में, और इस पाप में कोई बचा नहीं, कोई संस्थान बचा नहीं। इसलिए सारी की सारी संस्थानें मौन हैं, चुप है। कोई इस खबर को नहीं दिखाएगा। क्यों वाइब? लेकिन दिखाएगा, बताएगा, आपको अलर्ट करेगा। आप देखिए, समझिए, शोध कीजिए, रिसर्च कीजिए। क्या है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च? क्या हो रहा था वर्षों से अमेरिका में? कैसे वो महामारी में इतनी बड़ी भूमिका अदा की? कैसे महामारी की दोबारा जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अमेरिकी प्रशासन नहीं करेगी जांच, क्योंकि उनको स्कोर सेट करना है उन बेईमानों के खिलाफ। वो कर लेंगे, चुप हो जाएंगे। अमेरिका की इसमें बड़ी सहभागिता रही है, वो कैसे करेंगे? तो सारा मामला वुहान पर फेंकेंगे, चाइना पर फेंकेंगे। लेकिन पूरी की पूरी काम जो है वो अमेरिका की तरफ से हुई है। वो भी मौन रहेगा, सब मौन हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना, सत्य से वाबस्ता कराना, सत्य से रूबरू कराना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।